गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने ग्रेविटेशन का वेरिएशन इन जी पढ़ा था। दैट इज हाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज इन टू डिफरेंट कंडीशन। वन इज कॉल्ड अल्टीट्यूड और हाइट, अनदर इज कॉल्ड डेप्थ। एंड देन वहाँ से हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें फॉर्मूला देखे थे, दैट इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल चेंज इन परसेंटेज चेंज इन जी। और ये फॉर्मूला हमने कहा था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो काम में आने वाला है। ठीक है, तो ये था डेप्थ, देन इसका वेरिएशन। और इस वेरिएशन को हमने ग्राफ में कन्वर्ट किया था। हमने देखा था फ्रॉम द सेंटर टू द सर्फेस acceleration due to gravity increases, that is directly proportional to r, and then from the surface to height it is inversely proportional to r square, means maximum acceleration due to gravity is obtained at which point? That is your surface of the earth. I hope this is clear for everyone. So this is the maximum point. तो यहाँ से एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं पहले हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ द acceleration due to gravity of the earth. So gm, okay, in the question this is acceleration due to gravity is 1/6 of the acceleration due to gravity on earth. This is given in the question. If the ratio of density of earth to the density of moon is given, सो आई होप ये नोटेशन गलत है। डेंसिटीज ऑफ अर्थ रो ई होना चाहिए एंड डेंसिटीज ऑफ मून रो एम होना चाहिए। एंड इनका रेशियो गिवन है, हमसे पूछ रहा है दोनों का रेडियस का रेशियो क्या होगा। सो दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम द फॉर्मूला इटसेल्फ। व्हाट वी नो दैट g इज इक्वल टू 4/3 पाई रो कैपिटल G R, isn't it? So if this is the formula, then we clearly know that G is directly proportional to your rho and R, because for earth and moon दोनों का रेडियस और डेंसिटी अलग होगा, बाकी सारे तो कांस्टेंट है। सो यहाँ से हम लोग सिंपली ले सकते हैं that R is inversely proportional to this, or simply if you put here this is GE by GM, that will equal to rho E RE by rho M RM. So everything is known to us. ये हमें पता है, यहाँ से आप देख सकते हो दैट GE by GM is equal to 6 है, यहाँ से मिलेगा हमें। और सेकेंड क्वांटिटी यहाँ गिवन है, सो इफ़ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, जस्ट चेक आउट RE by RM or RM by RE. Sorry, we have to ask RM by RE. Yes, so RM by RE is equal to how much? That will be your rho E by rho M and GM by GE. Okay, if you substitute these values, you will get it as 1/6 by 5/3. So that will be equal to 5/18. ओके, सो इस तरह के आसान सवाल पूछे जाते हैं। देखो, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करो, स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करो और इसका सॉल्यूशन करके मुझे भेजो, क्योंकि अभी जो लाइव क्लास होगा उसमें मैं ये सॉल्यूशन देखूंगा कितने लोगों ने कर पाया है या नहीं। ओके, और एक क्वेश्चन ये भी आपको होमवर्क है, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट, सॉल्व द क्वेश्चन एंड आंसर में। देखो ये कितनी बार पूछी गई है, इस तरह के क्वेश्चंस कितने बार पूछे जाते हैं, कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं चेक करूंगा। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तीनों ही आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको इसको होमवर्क दिया, आपको मुझे बताना है इसका आंसर इन द लाइव क्लास आफ्टर दिस लेक्चर। ओके, सो नेक्स्ट इज वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, आई डोंट नो कितने लोगों ने इसको कंप्लीट किया है। एक बार यहाँ पर हम लोग क्विकली देख लेते हैं, आपने जो किया है वो सही है या गलत, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो शेप ऑफ द अर्थ जो है, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेरिकल इन नेचर, रादर अर्थ इज अ लुक लाइक अ एप्पल, है ना, एग्जैक्टली एप्पल जैसा होता है।
इसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड या फिर इलिप्टिकल। इलिप्टिकल एक्चुअली नहीं होता है बट क्लोज टू इलिप्टिकल, ओके, क्लोज टू इलिप्टिकल शेप का होता है। इसका मतलब होता है कि इक्वेटर का जो रेडियस होता है और पोल का जो रेडियस होता है ये अलग अलग होता है। और अगर मान लो एक इंसान पोल पर है वो अलग ग्रेविटी फील करेगा, और एक इंसान अगर इक्वेटर पे है वो अलग ग्रेविटी फील करेगा, क्योंकि हमें पता है दैट जी is equal to gm by r square, where g is constant, m is mass of the earth which is constant, r is the radius of earth which is vary at equator and pole. So therefore g equator मतलब इक्वेटर पे कितना ग्रेविटी फील करेगा और पोल पे कितना ग्रेविटी फील करेगा। आपको यहाँ से क्लियरली पता है कि इक्वेटर का रेडियस ग्रेटर देन पोल है, therefore obviously हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि पोल पे मेरा ज़्यादा ग्रेविटी फील होगा कंपेयर टू इक्वेटर पे। इज इट ओके? और ये कितना ज़्यादा होगा इसको अगर आप निकालना चाहो तो आप दोनों का रेशियो ले लो, दैट इज़ आर पी बाई आर ई, और देन यहाँ से इसको सॉल्व करके देखा जाता है। दिस इज टिपिकल वैल्यू दैट पोल पे इक्वेटर प्लस 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना एक्स्ट्रा हमें फील होता है। इज इट ओके? नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट से। ठीक है, इसको ध्यान से समझो, पहले इस फिगर को ध्यान से समझो। हमें पहले से पता है, हमने रोटेशनल मोशन चैप्टर में कंप्लीट किया है दैट सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है और कोई रोटेशनल मोशन में वो मूव कर रहा है तो उसको कांस्टेंट इनवर्ड फोर्स जो मिलता है इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको काउंटर बैलेंस करता है एक स्यूडो फोर्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, और इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर मान लो अब ये अर्थ रोटेट कर रहा है और तुम यहाँ पर हो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो आपको ग्रेविटी प्रोवाइड करती है, यस और नो? और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से आपका ग्रेविटी कम हो रहा है, क्योंकि देखो ये इधर की तरफ आपको बाहर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है। सो एक्चुअली अर्थ का रोटेशन के वजह से हर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है, एंड ड्यू टू दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटी का वैल्यू कम होता है। मान लो इट बिटवीन द पोल एंड इक्वेटर एक ऐसा पॉइंट है P जहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स इसका मास देता है जो कि अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करता है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स सेंट्रीपिटल फोर्स mg, और इसके ऊपर एक आउटवर्ड फोर्स काम कर रहा है दैट इज योर हाउ मच सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc हम लोग बोल रहे हैं सपोज हियर। और इस पॉइंट पे इसका रोटेशन के लिए ये जो रेडियस हो जा रहा है, नॉट द टोटल रेडियस ऑफ अर्थ बट रोटेशनल रेडियस r पकड़ रहा है, स्मॉल r। इज इट ओके? समझ में आ रहा है? और ये एंगल जो है ये g के साथ लैम्डा बना रहा है। इस लैम्डा को हम लोग क्या कहते हैं? इस लैम्डा को आप सिंपली एंगल बोल सकते हो। सो ये अल्फा जो है इसको हम लोग कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज अल्फा। हम लोग सिंपली इसे एंगल कह सकते हैं, एंगल मेड, ठीक है, बिटवीन दिस mg एंड दिस OP, और इससे ही हम कहते हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड ऑफ दैट पॉइंट। लैटिट्यूड कैसे मेज़र किया जाता है? अगर आप इस ऑब्जेक्ट पे हो, इस पॉइंट पर हो, तो उस ऑब्जेक्ट का पॉइंट सपोज करो आप यहाँ पर हो Q पे, तो आपका mg इनवर्ड काम कर रहा है और इस वक्त का यहाँ पे एंगल ये है, तो ये जो एंगल होता है दैट एंगल इज कॉल्ड द इक्वेटर एट दैट पॉइंट। देयरफॉर अल्फा इज नथिंग बट, सॉरी, लैम्डा इज नथिंग बट इक्वेटर, सॉरी, लैटिट्यूड, माय मिस्टेक, लैटिट्यूड ऑफ दैट पॉइंट। सो आई होप ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि मैं क्यों बोल रहा हूँ वेरी हो रहा है, कि ये ऑब्जेक्ट को ये आउटवर्ड फोर्स काम कर रहा है इधर और mg इधर काम कर रहा है। सो ओवरऑल इसका ग्रेविटी कम हो जाएगा, g का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। अब हम लोग वेक्टर नोटेशन जानते हैं कि एक वेक्टर mg इधर काम कर रहा है, एक फोर्स Fc इधर काम कर रहा है, तो अगर ये दोनों वेक्टर हैं तो एक रिजल्टेंट इनका काम कर रहा होगा दैट विल बी और mg प्राइम। सो फ्रॉम द वेक्टर नोटेशन क्या हम लोग लिख सकते हैं दैट रिजल्टेंट mg प्राइम इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ mg प्लस Fc।
और वेक्टर का अगर हम लोग मॉड्यूलस फॉर्म को पता है तो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये एंगल थीटा यहाँ पर कितना है आपको पता है, टोटल ये 180 है तो ये अल्फा है। सो दिस एंगल बिटवीन एफ सी एंड एम जी इज हाउ मच, 180 माइनस लैम्डा, यस और नो। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हमने जस्ट इसको वेक्टर के फॉर्मूला में डाल दिया, देन डिराइव किया, और फिर अगर आप इसको सॉल्व करोगे ओवरऑल, ये आपका होमवर्क है, ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट आ रहा है जिसे हमें याद रखना है। That is g prime is equal to g minus omega square r cos square alpha. So from this expression it is clear that g value decreases with increase in omega. That is, if omega, that is rotational speed of earth, increase, the value of g decrease. Is it okay? और मैंने पहले ही कह दिया कि दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूड अल्फा। इसका वैल्यू पोल पे हम लोग जाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, इक्वेटर पे 0 डिग्री हो जाएगा। ये हमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से तरह तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, स्पेशल केसेस बन सकते हैं, तो इसको आपको क्लियरली समझना बहुत ज़रूरी है। इज इट ओके? चलो यहाँ से एक पॉइंट हम लोग लेते हैं कि अगर मान लो मैं एक बार लिख देता हूँ जो हमारा इक्वेशन आया था, जी प्राइम इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक केस देता हूँ, ठीक है। केस 1, इसको आप लोग सॉल्व करोगे। व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मैंने आपको पहले ही कहा लैम्डा 90 डिग्री कब होता है, लैम्डा 90 डिग्री होता है एट पोल। सो ये कंडीशन क्या है, एट पोल। अगर ये कंडीशन हमारा अराइज हो रहा है तो हम यहाँ पर सिंपली जी प्राइम इज इक्वल टू जी ओमेगा स्क्वायर आर एंड कॉस 90 डिग्री, इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, सो जी प्राइम का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, आप बोल सकते हो जी प्राइम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर एंड दिस विल बी योर कॉस 90 डिग्री स्क्वायर। Cos 90 degree, everyone knows that cos 90 is equal to 0. So g prime is equal to g. It means that at pole there is no effect of rotational motion of earth. So हम लोग बोल सकते हैं no effect of rotational motion of earth on pole. ठीक है, जी का वैल्यू चेंज नहीं होता है एट पोल। और केस 2 अगर मैं आपको बोलूँ सॉल्व करने को, दैट इज एट इक्वेटर, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस, जी प्राइम इज इक्वल टू जी, दिस इज ओमेगा स्क्वायर आर। सो मैक्सिमम इफेक्ट जो होगा एट इक्वेटर। तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है रोटेशन ऑफ अर्थ का जी का वैल्यू पे, और पोल पे सबसे कम होता है, दैट इज इक्वल टू 0। अगर मैं बोलूँ आपका पोल और इक्वेटर पे जो वैल्यू है, इसको जी प्राइम को मैं जी पोल बोल सकता हूँ और इस जी प्राइम को मैं जी इक्वेटर बोल सकता हूँ। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस आपको निकालने बोला जाए तो हाउ मच इज़ द डिफरेंस, यू ईजिली कैलकुलेट इट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली बोल सकते हैं दैट इज जी इक्वेटर, और जी पोल माइनस जी इक्वेटर करो आप, जी पोल माइनस जी इक्वेटर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ओमेगा स्क्वायर आर। आर और ओमेगा का वैल्यू नोन होता है, अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको याद रखना चाहिए, दैट इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, और अगर आपको कैलकुलेट करना होगा कि कितना मास में वेरिएशन होगा, ठीक है, अगर हम लोग लेट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट जो है उसका मास है m, तो मास में वेरिएशन कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू m जी पी माइनस जी ई, दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर। तो आपको पता है ओमेगा स्क्वायर आर का वैल्यू, दैट इज इक्वल टू m इंटू 0.034। सो दैट इज द वेरिएशन इन द weight of the object when we move from the pole to equator। ठीक है ना, so this is the amount of weight which will be increases from equator to pole।
अगर हम लोग इक्वेटर से किसी ऑब्जेक्ट को पोल पे लेके जाएंगे तो हमारा मास कितना बढ़ेगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो ये क्या हुआ हमारा, ये हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीज इन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। साथ ही साथ एक थर्ड केस मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, और ये मैं देखूंगा कि कितने लोगों ने इसको सॉल्व किया है, कि व्हेन ठीक है ऑब्जेक्ट फील वेटलेस। कोई ऑब्जेक्ट वेटलेस कब फील करेगा, क्या कंडीशन होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट वेटलेस फील करे, मतलब रोटेशन ऑफ अर्थ कितना ज़्यादा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे वेटलेस फील करने लगे। उसके लिए आपको इस इक्वेशन को यूज़ कीजिए, और यहाँ पर आपको क्या ज़ीरो बिठाना है यू ऑलरेडी नो। तो वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करो। So answer will be very simple. For weightlessness, g prime should be equal to 0. If you substitute g prime is equal to 0, then you will get g is equal to omega square r. g is equal to omega square r cos square lambda. So at pole अगर आपको निकालना हो, at equator अगर निकालना हो, आप दो केसेस कर सकते हो। यहाँ से फर्दर लैम्डा का वैल्यू अगर आप 0 डिग्री बिठा रहे हो तो देखो क्या आंसर आएगा। ठीक है, सो इफ़ यू सब्सटीट्यूट लैम्डा इज इक्वल टू 0, यहाँ से ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू आपका होता है 2π/t। तो इस इक्वेशन को यूज़ करके आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो अर्थ के रोटेशन का। सो दैट विल बी योर होमवर्क, आई विल गिव इट टू यू। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड देन कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सॉल्व करो, देखो ये होता है या नहीं। टेक द स्क्रीनशॉट, एंड देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे, दैट इज इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मासेस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।